we also have with us another distinguished personality, Mr. M.R. Venkatesh. He's a chartered accountant, and I'll be doing the formal introduction after some time. He's in one line. He symbolized the fight against black money for the last. That is one special request, that that no one wants to utter a word after Dr. Swami, and therefore, if we can have the vote of thanks before you speak, so that we all are left with the lasting impression of Dr. Swami. I request Shripad Inamdar. He is the treasurer of Pune branch of the Institute of Chartered Accountants of India, and he is literally toe to toe, shoulder to shoulder, fighting this battle against corruption in our institute. I think I would request Shripad Inamdar here, who's played an active role in putting this event together, to come forward. Shripad, please. So just a minute, sir. Just 30 seconds to go. I take this opportunity to thank Dr. Swami. Sir, this dais is honored to have a legend like you. I thank M.R. Venkatesh for his excellent speech. He's like elder brother to me and Arun, and a great support for Professional Against Corruption. I also thank management of Tilak Smarak Mandir. Thanks to you all for this support. Last but not the least, the purpose of this program is not to just gather a mob. We all see corruption everywhere. MP of this city is in Tihar. A time has come probably to all of us to put our foot down against corruption, and Dr. Swami is inspiration for us. Please, Dr. Swami. प्रबोध मंच के माननीय अधिकारीगण, प्रोफेशनल्स अगेंस्ट करप्शन के प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित पूना नगर के आदरणीय नागरिकों, दुनिया में आज हिंदुस्तान को एक बहुत भ्रष्ट देश माना जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जिसने एक इंडेक्स ऑफ करप्शन तैयार की है, और इस इंडेक्स के अनुसार 140 देशों में आज हमारे देश की पोजीशन 90 में है। सबसे शुद्ध देश माना जाता है इस इंडेक्स के अनुसार न्यूजीलैंड को, जो नंबर 1 है। अमेरिका का पोजीशन नंबर 10 पर है। चाइना का पोजीशन 81 पर है, और आज हम 90 पर हैं। 10 साल पहले हम 75 में थे, अब नीचे हैं। हम इस बात की तसल्ली ले सकते हैं कि हमसे पीछे पाकिस्तान है, लेकिन पता नहीं वो भी बहुत दिन रहेगा। हो सकता है पाकिस्तान के भी नीचे जा सकते हैं यदि आज की जो ट्रेंड है वो जारी रहेगी। तो हमारे देश की जो संपत्ति है, पैसा है, वो विदेशी बैंकों में जमा है। विदेश में कई देशों में जमीन प्रॉपर्टी खरीद कर रखा गया है, और कुल मिलाकर के लोग कहते हैं कि $1.5 ट्रिलियन माने 70 लाख करोड़ रुपए हमारे देश की संपत्ति बाहर है। और यदि ये वापस आ जाए तो 10 साल के लिए कोई टैक्स करने के लिए जरूरत नहीं है। 110 यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं। देश की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम अमल कर सकते हैं, और देश के पावर सिस्टम्स पूर्ण रूप से नवीन बना सकते हैं। तो ये अपना देश का पैसा विदेश में है, और इस पर दूसरे देश कमा रहे हैं। उदाहरण, स्विट्जरलैंड में जो पैसा जमा होती है उसके लिए वो ब्याज नहीं देते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते हैं।
वो उल्टा आपसे 2% सर्विस चार्ज लेते हैं, और उस पैसे को वहाँ आने के बाद उनके बैंकों में उसको लेकर वो अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं स्विट्जरलैंड, और उनको 4% मिलती है। तो 2% हिंदुस्तानियों से, और हिंदुस्तानियों के पैसे पर 4% और 6% बिना कोई काम करते हुए स्विट्जरलैंड को मिल जाती है। इसीलिए स्विट्जरलैंड में टैक्स ना के बराबर, यानी हमारे पैसे बाहर भी जाती है और दूसरे देशों के लिए लाभदायक बनती है। तो ये सब हुआ कैसा? हम तो ऐसे नहीं थे पहले, 600 साल 700 साल पहले, कि जो विदेश से लोग आए हमारे देश को देखने के लिए, कई तो बहुत 1000 साल के भी पहले आए थे। फासियन चाइना से आए थे 400 एडी में, इसके माने 1600 साल के पहले, 16 साल से भी 17 साल के पहले, 1700 साल पहले, 1000 साल पहले युआन च्वांग आए थे चाइना से। वास्को ड गामा आए थे 700 साल पहले। 200 साल पहले मार्क ट्वेन आए थे अमेरिका से। इन सबों ने लगातार पुस्तकों को लिखी है, उनके भारत आकर प्रवास जो की उसकी अनुभव पर उन्होंने पुस्तक लिखी। और एक बात कॉमन है इन सारी पुस्तकों में, वो है कि हिंदुस्तानी बहुत ईमानदार है, अपने घर पर ताला भी नहीं लगाता जब बाहर जाता है, और हम कोई गलती से कहीं अपने सामान छोड़ दें तो वो हमें ढूंढ कर आकर उसको वापस करता है। ये इन पुस्तकों में लिखा है, और ये थी हमारी प्रतिष्ठा और प्रतिमा। और उस समय हम दुनिया के इकोनॉमिकली नंबर 1 देश थे। तो धीरे धीरे गिरते गए, और आज़ादी के आंदोलन में एक शुद्धता आई, परंतु 1947 के बाद फिर ये भ्रष्टाचार की लहर शुरू हुई, क्योंकि हमने सोवियत मॉडल बनाई थी। उस सोवियत मॉडल को अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जवाहरलाल नेहरू की जिद पर हमारे देश में लागू हुई, जो बिल्कुल हमारे देश के लिए ठीक नहीं था। उसमें लाइसेंस कोटा का व्यवस्था थी, और इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए पैसा देना था, और फिर उस लाइसेंस को ब्लैक मार्केट में बेचकर कई गुना दाम मिलती थी। तो ये लाइसेंस मांगना, निकालवाना, उसके लिए एक पैरोकार के एक जमात खड़ी हुई, और उसमें से काला धन पैदा हुआ, कोटास में भी काला धन पैदा हुआ, और धीरे धीरे हमारे देश की जो भ्रष्टाचार की जो है शुरू हुई। आप जानते हैं ललित नारायण मिश्रा के क्या हाल हुई, नगरवाला के बाद आपकी कांड याद होगी। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ते गया, और सोवियत मॉडल तो हमें सूट नहीं करता था, क्योंकि उसका मॉडल में एग्रीकल्चर से साधन निकाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाने की बात थी, परंतु एग्रीकल्चर को तो अंग्रेजों ने बिल्कुल उसका खून चूस लिया था जमींदारी सिस्टम से, तो कोई रिसोर्सेज नहीं था। तो इसीलिए हमारे देश में जब भी अकाल होती थी, देश में अनाज की बड़ी शॉर्टेज पड़ती थी। धीरे धीरे ये सिस्टम गई, ये तो दुनिया में चले गए। सोवियत यूनियन का सिस्टम कहाँ है आज? मुझे यूएस नंबूद्रीपाल ने एक बार कहा था कि देखो, सोवियत यूनियन में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, सोवियत यूनियन में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सोवियत यूनियन में कोई पॉवर्टी नहीं है। अगस्त 91 में मैंने नंबूद्रीपाल को कहा, अब सोवियत यूनियन भी नहीं है, 16 देशों में बटा, अब 16 देशों में बटा हुआ देश है। अब पता लगता है कि क्या था वहाँ। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक देश थे। महायुद्ध में समाप्त होने के बाद उनकी विभाजन हुई। वेस्ट जर्मनी ने मार्केट इकोनॉमी, डेमोक्रेसी को स्वीकार किया, ईस्ट जर्मनी ने सोवियत मॉडल को स्वीकार किया। और जब एक हुए 1990 में, तब लोगों को पता लगा कि कितना प्रगति ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी ने की और कितना प्रगति नहीं की ईस्ट जर्मनी ने। यही आता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो कंपैरिजन है।
इसी प्रकार से चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले, चाइना आज, हिंदुस्तान भी इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद और आज। सोवियत मॉडल के काल में हमने 3.5% ग्रोथ रेट ही पाया था और इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद हमारे देश की ग्रोथ रेट बढ़ने लगी और पिछले 10 साल में 9% के रेट पर बढ़ रही थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहला जड़ तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी पौधा लगाई थी और भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आज इस भ्रष्टाचार जो बढ़ रही है वो मार्केट इकोनॉमी के कारण नहीं बढ़ रही है। वो जो भी आज भी सरकार के हाथ में है उसका दुरुपयोग होने के कारण वो भ्रष्टाचार बढ़ रही है। स्पेक्ट्रम उसमें आता है। स्पेक्ट्रम सरकार की साधन है जो आकाश में। और स्पेक्ट्रम क्या है, 2G क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आती है। 1G 2G 3G ये क्या है। किसी ने मनमोहन सिंह को पूछा ये 2G क्या है, उन्होंने कहा सोनिया जी और राहुल जी। ऐसा है कि जब आप कॉर्डलेस फोन आई थी, उसको जिसको 1G मानते हैं, तब आप फोन में करते थे तो वायर नहीं था, वायरलेस था। और वायरलेस सीधी लाइन पर नहीं जाती है, वो वेव्स में जाती है। तो आप जो बोलते हैं आपकी वाणी पहुंच जाती थी। हेलो नहीं, लेकिन और कुछ नहीं था उसमें। वेड़ लगे। जब सेलफोन आया तो उसमें 2G आया और उसकी जो वेव्स हैं उसमें ज़्यादा साइकिल्स हैं, लंबा साइकिल की नहीं है। और उसमें आपकी वाणी भी जाएगी और ईमेल भी जाएगा, MMS SMS ये भी जाएंगे, तस्वीर भी जाएगा। तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाएगी और जितने एक्स्ट्रा साइकिल्स होते हैं उतना इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो 3G में आप फोन उठा के बोलोगे तो जो फोन उठाएगा उसको आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है, इसको ये सारे वेव्स कहीं टक्कर ना हो जाए तो आकाश को बांटनी होती है, उसके चैनल बनानी होती है। और इसीलिए उस चैनल बनाने के लिए वो सीमित जगह है, दुनिया में कई देश हैं। तो हमें ये स्पेक्ट्रम जो होती है वो चैनल जैसे होती है और उसको बांटना होता है। वो डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथ में, डिफेंस मिनिस्ट्री उसको फिर रिलीज करती है, उसको देकर फिर हम बांटते हैं। यदि हम मार्केट इकोनॉमी की प्रिंसिपल पर इस स्पेक्ट्रम को का नीलाम करते, ऑप्शन करते, तो ये घोटाला होता ही नहीं। और नहीं हुआ, यही है असली 2G का कारण। उसमें से जो बातें निकलती है, कौन जिम्मेदार है, यह है 2G का कारण। अब इससे आप ये लगा सकता है कि भ्रष्टाचार, हर चीज भ्रष्टाचार नहीं है। दहेज ले लो तो भ्रष्टाचार नहीं है, वो उसको तो मैं एक्सटॉर्शन कहेंगे कि कोई जबरदस्ती करेगा कि शादी नहीं होगी जब तक आप ये मुझे मारुति गाड़ी नहीं दोगे, डायमंड नेकलेस नहीं दोगे, इसको एक्सटॉर्शन कहेंगे। चीटिंग अलग है। भ्रष्टाचार वही है जिसमें सार्वजनिक पद का दुरुपयोग होकर आपने किसी को लाभ पहुंचाया, उसमें आपको भी लाभ मिला, वो अतिरिक्त है। लेकिन आप किसी को भी लाभ नाजायज पहुंचाए पद का दुरुपयोग करके, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामदेव भ्रष्ट हैं क्योंकि वो कैश में पैसा लेते हैं। अब ये कैसा हो गया? मैं मान लीजिए मेरे पास काला धन है, मैं पॉकेट में रख के टैक्सी में जाता हूँ, टैक्सी वालों को मैं कैश में किराया देता हूँ, तो टैक्सी वाला भी करप्ट हो गया। उसको क्या पता है? जब पद का दुरुपयोग होगा और उसमें किसी को लाभ होगा, आपको लाभ होगा, तो एक अतिरिक्त बात है।
तब उसको ही भ्रष्टाचार कहेंगे और किसी चीज को भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे। तो यही हुआ 2G में। स्पेक्ट्रम को बांटने के लिए ट्राई ने कहा था कि आप एक फिक्स्ड एंट्री प्राइस रख सकते हो, परंतु वो लाइसेंस की कागज के लिए। उसके साथ स्पेक्ट्रम जब जोड़ोगे उसको नीलाम करना चाहिए, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सुझाया था और सुझाव को मानना चाहिए था। यदि सरकार को नहीं मानना तो दोबारा ट्राई को लिखना होता है कि नहीं हम नहीं मान सकते, इसको आप रिवाइज करिए, और ट्राई नहीं मानेगी तो फिर आप जो चाहिए सरकार कर सकती थी, परंतु ये हुआ नहीं। राजा ने तय किया कि मैं स्पेक्ट्रम को बांटूंगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रिंसिपल में, जो पहले आएगा उसको पहले दूंगा, ऐसा शुरू किया उसने। और उसकी नजर दो कंपनीज पर थे, एक का नाम था स्वान और दूसरा का नाम था यूनिटेक। ये दोनों कंपनीज टेलीकॉम कंपनीज नहीं थे, ये जमीन बेचने वाले कंपनीज थे। उसके पास कोई एक टावर नहीं, कुछ नहीं। तो इन दोनों कंपनी को किसी तरीके से देना है। तो उन्होंने पहले ऐलान किया कि पहले अक्टूबर 2007 तक जो भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। और भीड़ लगी। अक्टूबर 1 तारीख 2007 तक से 575 एप्लीकेशंस आए थे। क्यों आना था? 2001 में जब ये बात शुरू हुई तब उस समय हमारे देश में सिर्फ 4 करोड़ मोबाइल फोन्स थे, आज 70 करोड़ है। इसलिए दुनिया भर के कंपनी यहां आनी चाहते हैं। तो बड़े एप्लीकेशंस हुए और इस एप्लीकेशंस आने के बाद अक्टूबर 1 छानबीन करना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं किया। जनवरी 10 तारीख को उन्होंने पहले ये पता किया कि स्वान और यूनिटेक ने कब अप्लाई किया। उन्होंने 25 सितंबर को अप्लाई किया 2007 को, ये जानकारी उनके पास थी। तो उन्होंने 10 तारीख जनवरी को 2008 को एक प्रेस रिलीज निकाली कि बहुत एप्लीकेशन आ गए। इसीलिए फिलहाल जो 25 सितंबर तक अप्लाई की उसी को कंसिडर करेंगे। अब एक 1 अक्टूबर 2007 का डेट तो पार हो गया, तो इन्होंने प्रेस रिलीज निकाली। उसमें भी उनको देखा 121 एप्लीकेशंस थे, तो उसने एक दूसरा प्रेस रिलीज निकाला। और वो भी उसने अखबार में नहीं निकाला, मिनिस्ट्री की वेबसाइट में निकाला। कब निकाला? 10 तारीख को जनवरी 2008 2:45 को निकाला, 2:45 PM। और क्या कहा कि जिन लोगों ने 25 सितंबर तक अप्लाई किया उनको पहले कंसिडर करेंगे, पर तो लाइसेंस लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ लाइसेंस का हम उन्हीं को देंगे जो 3:30 बजे और 4:30 के बजे आज 1651 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट पेश करते हैं। अब 2:45 को किसी को कहो कि आप 1651 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट 3:30 बजे और 4:30 के बजे उसी दिन पेश करनी है, तो कौन कर सकता है? आपको तो 1 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट के लिए 2 दिन लग जाएंगे बैंक में। लेकिन उन्होंने पहले से स्वान को और इनको यूनिटेक को बता के रखा था, और वो लोग पहले से उसके कमरे में बैठे थे। डिमांड ड्राफ्ट वो इतनी बेशर्म थे, उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट 10 दिन पहले का डेट पर बम्बई के बैंक से ली थी, पॉकेट में था। और बाकी लोग अपने क्या दादागिरी की पता नहीं। कुल मिलाकर 9 कंपनीज को लाइसेंस मिली, लाइसेंस की लेटर ऑफ इंटेंट मिली। तो पहला गलत काम ये हुआ, दुरुपयोग। ये पहले अक्टूबर 1 का दिया, वो भी गलत था। फिर कहा कि 25 सितंबर तक पहले कंसिडर करेंगे, वो भी गलत था। और तीसरा कि जो लोग डिमांड ड्राफ्ट पेश करेंगे 1651 करोड़ रुपए का,
लाइसेंस फी, लाइसेंस का एंट्री फी, उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे। और ये लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट से उन्होंने 9 लोगों को कर दिया। उसमें टाटा भी थे, वीडियोकॉन भी थे, SR के लोग भी थे, कई और भी थे। तो ये होने के बाद इन्होंने लाइसेंस, जैसे ट्राई ने कहा कि आप फिक्स प्राइस कर सकते हो एंट्री के लिए, ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी नीलाम करनी चाहिए थी। लाइसेंस तो अनुमति थी लाइसेंस काम करने के लिए, परंतु स्पेक्ट्रम के बिना काम नहीं कर सकते हो। तो कौन सा आपका चैनल है उसकी मार्किंग करके बताने के लिए ऑक्शन करनी थी। ये 9 कंपनीज के बीच में ऑक्शन करनी थी, वो नहीं किया उन्होंने कहा ये लाइसेंस, ये जो स्पेक्ट्रम है ये 0 प्राइस पे, 0 प्राइस पर देंगे। ये कौन सा नियम है 0 प्राइस में देने का? तो कुल मिलाकर लाइसेंस का जो दाम है वो सिर्फ 1651 करोड़ का बना। जब 2008 में मार्केट प्राइस जो एस्टिमेट हुआ था वो 10 गुना ज्यादा था औसत। हमें कैसा पता है? क्योंकि ये जो लाइसेंस दी गई थी स्वान और यूनिटेक को, वो तो कंपनी नहीं चला सकते, उनके पास एक टावर भी नहीं है। उन्होंने 2 विदेशी कंपनी को बेच दी। एक का नाम एटिसलाट और दूसरे का नाम टेलीनॉर। लेकिन यहाँ आपके पूना में यूनिनॉर के नाम पर सेवा चल रहा। मजेदार बात यह है कि 2 बातें थी। एक तो रूल था, लाइसेंस का रूल कि लाइसेंस मिलने के बाद 3 साल के लिए बेच नहीं सकते हो और लाइसेंस का क्रियान्वित करना होगा, एक रूल था। और दूसरा था कि होम मिनिस्ट्री, जब शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बड़ा रिपोर्ट भेजा उस समय की फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये एटिसलाट और ये टेलीनॉर इंडिया में किसी तरीके से घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये दोनों कंपनी को राष्ट्र हित में अंदर आने नहीं देना चाहिए। उस समय शिवराज पाटिल को नहीं पता था ये सब स्पेक्ट्रम का हो रहा है। उन्होंने कहा कि एटिसलाट जहाँ है वो तो पाकिस्तान की ISI की कंपनी है और वो जो उनकी एजेंट है दिल्ली में, इंडिया में, मुंबई में, शाहिद बलबस, ये दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन है। ये होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट में, मैंने कोर्ट में पेश किया इसको। और जहां तक टेलीनॉर है वो चाइना से इक्विपमेंट खरीदती है, चाइना का मिलिट्री से इक्विपमेंट खरीदती है जो दोनों काम पर उपयोग हो सकता है, वायरलेस के लिए और दूसरा जब कोई जब चाहिए वो साइबर वॉरफेयर भी कर सकती है। माने इंडिया और चाइना के बीच में झगड़ा हो जाए तो आपकी सारी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को ठप कर सकती है और आपके डिफेंस की जो कंप्यूटर्स हैं उसमें वायरस घुसा सकती है। तो इसीलिए इनको कंपनी को नहीं बेचना चाहिए, फिर भी बेच दिया। ये तो राष्ट्रद्रोही का काम किया उसने, ये लाइसेंस बेचकर। और इन लोगों ने किस दाम पर लाइसेंस बेचा? उन्होंने 8 गुना दाम पर बेचा। टाटा ने इसको फायदा उठा करके डोकोमो को बेच दिया। किस दाम पर बेचा? 13 गुना दाम पर। सबने ऐसा किया, ये 9 कंपनी सबने विदेशी को अपना लाइसेंस का क्या आधा हिस्सा दिया, पूरा हिस्सा दिया। स्वान और यूनिटेक ने तो पूरा हिस्सा दे दिया। तो आपने सस्ता बेचा। कांग्रेस वाले कहते हैं हम सस्ते दाम पर देने चाहते हैं ताकि मोबाइल सर्विसेज सबको एक पास पहुंच सकें। तो आप केरोसिन और पेट्रोल भी सस्ते दाम 2001 के दे दीजिए, जैसे स्पेक्ट्रम का दे रहे हैं। सिर्फ स्पेक्ट्रम का क्यों दे रहे हैं? और यदि आप जो रेवेन्यू मिली 2001 के दाम पर तय किया, जो 1651 करोड़ है, ये 2001 का दाम है। उस दाम पर आपने जो दिया तो आपको टोटल 14,000 करोड़ सरकार को मिली रेवेन्यू, ये लाइसेंस बेचकर। आप उसका 10 गुना करिए, जो 10 गुना दाम था, या 8 गुना भी करिए
वो 1 लाख को पार कर जाता है। तो CAG ने फिर बाकी चीजें भी जोड़ी, CDMA का भी, क्रॉसओवर का भी, डुअल टेक्नोलॉजी का भी, सब जोड़ करके उन्होंने 1,76,000 करोड़ का एस्टिमेट दिया। अब कपिल सिब्बल कहते नहीं, जीरो लॉस हुआ। उसको दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि वो जीरो से ज्यादा गिन नहीं सकता है। अफसोस राजा के ऊपर केस डालना था, तो मैंने 2008 को ही सितंबर में मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आपकी अनुमति चाहिए अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है कि मंत्री के ऊपर केस डालोगे तो प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पर और चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पर उनकी अनुमति लेनी होती है। प्राइम मिनिस्टर पर डालनी है तो प्रेसिडेंट की लेनी होगी, स्टेट लेवल में गवर्नर की लेनी होती है। और इस नियम इसीलिए बनाया गया कि सारे मंत्री लोगों को परेशान नहीं की जाए रोज कोई केस डालते डालते, तो प्रधानमंत्री को ये तसल्ली होनी चाहिए कि इसमें कुछ आधार है। और मैंने सारे आधार तैयार करके प्रधानमंत्री को भेजा। प्रधानमंत्री हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम दोनों प्रोफेसर्स थे इकोनॉमिक्स के, और जब मैं कॉमर्स मिनिस्टर था मैंने ढूंढा ये कहाँ गया, तो ये जिनीवा जाकर बस गया था। तो मैंने उसको वापस बुला करके चंद्रशेखर गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एडवाइजर किया था। तो मेरा इकोनॉमिक एडवाइजर था, मैं तो उसकी एडवाइस सुनता नहीं था। बाद में नरसिम्हा राव ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। तो मैंने नरसिम्हा राव को पूछा कि ये क्यों सर किया आपने? उन्होंने कहा देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है। VP सिंह ने राजीव गांधी की बेड़ागर्द कर दी, मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी की बेड़ागर्द कर दी, इसीलिए कोई राजनीतिज्ञों को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाना है, किसी डब्बू को बनाना है, इसलिए मैंने इसको कॉम्पिटेंट तो है पर तो हिम्मत नहीं थी उसकी। हिम्मत नरसिम्हा राव ने दी, ब्लूप्रिंट मैंने दी थी कैसे कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म करने थे, परंतु तो मीडिया ने ना नरसिम्हा राव को कुछ बधाई दी, ना कोई श्रेय दिया, ना मुझे दिया, उन्होंने मनमोहन सिंह को दिया। जब फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री होकर एक भी रिफॉर्म कर नहीं सके, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो नरसिम्हा इनको लिखा मैंने, तो हर चिट्ठी की जवाब देते थे, तो इस पर 3 दिया। मैंने दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, 1.5 साल हो गए इसमें। तो फाइनली मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और हम जरूर हमारी संविधान की मुझे प्रशंसा करनी चाहिए और खासतौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को जिन्होंने इस 2 क्लॉजेस को डाली इसमें, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो अन्य कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते नहीं हैं। उसमें यह है कि मेरे मूलभूत अधिकार के लिए कोई भी कोर्ट में जा सकता है और ये एक मूलभूत अधिकार है कि जो सरकार है वो नियम अनुसार काम करनी चाहिए और नियम अनुसार नहीं काम कर सकती है तो आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया, कहा कि ये प्रधानमंत्री ने ये तो फैसला नहीं करने वाला है, ना भी नहीं कहता, हाँ भी नहीं कहता है। अब मैं मांग रहा हूं सैंक्शन, मुझे क्या पता था इसके ऊपर एक और सैंक्शनिंग अथॉरिटी बैठी है। तो कोर्ट को नाराज हुए और इंडिया के इतिहास में पहली बार और दुनिया के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को नोटिस दिया, कारण बताओ क्यों आपने स्वामी का चिट्ठी का जवाब दिया। जब जवाब आई, इसमें लिखा था स्वामी की चिट्ठी इस दिन आई और मैंने बाबू को भेजा, बाबू ने लॉ मिनिस्ट्री भेजा, लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, इग्नोर कर दो, तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो कोर्ट ने इस पर कटाक्ष की, लेकिन मुझे कहा कि आप जा सकते हैं कोर्ट में, जाकर आप केस डाल सकते हैं। तो मैंने जाकर
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सेशंस जज के सामने मैंने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की राजा के नाम पर और कहा सीबीआई को इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और वहाँ से शुरू हुआ और राजा पकड़े गए, जेल में गए। फिर मैंने और छानबीन किया तो देखा हो राजा ने तो एक बड़ी अच्छी इंतजाम किया है कन्नीमोड़ी, तो कन्नीमोड़ी भी अंदर चले गए। फिर मैंने देखा कि एक लाइसेंस पर दादागिरी करके मारन ने एक लिट्टे का आदमी मलेशिया में अनंत कृष्णन, उसका मैक्सिस कंपनी को एयरसेल कंपनी देने के लिए जिसके पास था उसको मजबूर किया, तो वो भी रास्ते में है, कभी भी चले जाएगा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने दस्तावेज मिलने लगे सुप्रीम कोर्ट के दया से, जो डॉक्यूमेंट्स मिलने लगे उसमें मैंने देखा कि 2003 में एनडीए सरकार ने कैबिनेट का एक रेजोल्यूशन पास किया। उसमें कहा कि ये जो स्पेक्ट्रम मामला है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है और इसमें कैबिनेट में डिस्कशन नहीं हो सकती, इसीलिए 2 मंत्री तय करें, एक टेलीकॉम मंत्री और एक फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो तय करेंगे वही फैसला, कैबिनेट को पूछने की जरूरत नहीं। हो सकता है प्रमोद महाजन की प्रभाव इतनी थी तो ये पास किया होगा, अब उसकी भी जांच चल रही है, पता नहीं क्या निकलेगा उसमें से, परंतु ये फैसला हुआ। तो यदि ये फैसला हुआ है कि स्पेक्ट्रम का दाम 2 मंत्री तय करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर और टेलीकॉम मिनिस्टर, तो 2008 में तो राजा था टेलीकॉम और चिदम्बरम था फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये क्या कर रहा था? तो मैंने डॉक्यूमेंट मंगवाई और आश्चर्य होता देखा कि सब जगह चिदम्बरम का भी दस्तखत है। जो भी राजा ने फैसला किया वो चिदम्बरम ने सहमति दे चले। प्रधानमंत्री ने एक दिन भूल से कह दिया पार्लियामेंट में कि मैं क्या कर सकता हूं दाम के बारे। एनडीए सरकार ने 2 मंत्रियों को अधिकृत किया था, दोनों मंत्रियों ने फैसला करके मुझे आकर बताया और मैंने सुन लिया। इससे मैं ज्यादा नहीं कर सकता था, यही उनका फैसला था, यही सरकार की फैसला हो गई थी। तो धीरे धीरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने लगे और मैंने देखा कि राजा और चिदम्बरम के बीच में 2-4 मीटिंग्स हुए थे, उसकी मीटिंग मिनट्स भी मिल गए, जहां ये चिदम्बरम राजा को सिखाना है कैसा, क्योंकि राजा थोड़ा बुद्धू है, चिदम्बरम महाचोर है, तो उसको पता था क्या करना है, तो ये बता रहा था कैसे करो ऐसे करो। उसी ने दाम 2000 दाम की उसको सुझाई थी। और फिर मैंने ये भी देखा कि राजा उसको एक दिन कहता है, एक फाइल नोटिंग में है, राजा ने खुद उस फाइल नोटिंग को लिखी है, उसने ये राजा ने चिदम्बरम को कहा कि ये जो टेलीकॉम ये स्वान है और यूनिटेक है, इनको बेचने के लिए मैं कैसे दूं, यहाँ तो 3 साल का प्रतिबंध है। तो फाइल नोटिंग में लिखता है राजा, मुझे नहीं पता था, पर चिदम्बरम ने मुझे सिखाया कि ओपन सेल का नाम मत लिखो, शेयर डाइल्यूशन के नाम पर आप सारा शेयर बेच सकते हो, बात तो एक ही बंदे। तो चिदम्बरम ने उसको सिखाया कि ये जो स्वान और यूनिटेक है ये 8 गुना दाम पर बेच सकते हैं, यानी वो जो नियम है उसको इस रास्ते से, झूठे रास्ते से उनको सिखाया बनाया कैसे बेचा जा सकता है। और यही मैंने देखा कि सीबीआई के पास जो फाइल्स उन्होंने गवर्नमेंट को दी, कोर्ट को दी, उसमें एक फाइल को छिपा के रखा और मुझे पता लग गया। तो मैं परसों गया कोर्ट में और कहा कि ये फाइल मुझे कॉपी चाहिए, और न्यायाधीश ने सीबीआई को ऑर्डर दिया कि स्वामी को एक सर्टिफाइड कॉपी आपको देना है। सीबीआई ने कहा कि हमें 2 दिन और दो। वो फाइल में तो पूरा चिदम्बरम और राजा के तंदूरी हो जाएगी।
प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में है कि सरकार का अपनी पद का दुरुपयोग करके किसी को या अपने को या दोनों को लाभ पहुंचाएं जो राष्ट्र हित में नहीं है, वो 7 साल की सजा होती है उसमें। सेक्शन 13 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट डी ब्रैकेट पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो क्या किया कि लाइसेंस दिया, जिनको नहीं देना चाहिए, रियल एस्टेट कंपनी को नहीं देना चाहिए था, ये सब है, वो छोटी अपराध है। जो अब बड़ी अपराध है कि इनको सस्ते दाम पर लाइसेंस दिया और वो उन लोगों ने जाकर बेच दिया विदेशी कंपनी को, वो भी ब्लैकलिस्टेड कंपनीज एटिसलाट और टेलीनॉर, और इन 2 ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को बेच दी और उनको 8 गुना दाम मिला जो उन्होंने सरकार को दिया था लाइसेंस के लिए। इससे आपने लाइसेंस उनको फायदा पहुंचाया ये अनुमति देकर, और इसीलिए आपने राष्ट्रहित के विरुद्ध में काम किया, राष्ट्रहित के विरुद्ध में आपने काम किया, क्योंकि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनीज थे। तो पैसा फायदा पहुंचाना भी और राष्ट्रहित के खिलाफ भी काम किया, ये सीधा बन जाता है। तो 3 तारीख दिसंबर को सुनवाई होगी फिर ट्रायल कोर्ट में, और मैं समझता हूँ उस दिन चिदम्बरम के नाम पर कुछ ऐसा कसेगा कि उसको भी तिहाड़ जेल की तरफ जाना पड़ेगा। इस बीच में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, कहा कि सीबीआई ने सबके ऊपर जांच कर रही है, पर चिदम्बरम पर नहीं की। जब चिदम्बरम हिस्सेदार है, जो भी आरोप सीबीआई ने इसके ऊपर, राजा के ऊपर लगाई, वो बिल्कुल चिदम्बरम पर लागू होती है। मेरे खिलाफ 2 बड़े बड़े वकील, के वेणुगोपाल, पी राव, एक सीबीआई का वकील, दूसरा यूनियन ऑफ इंडिया के वकील, वो दोनों आए मेरे खिलाफ और बहस चली। मैं सिर्फ 3 घंटा मैंने बोला, पर ये 18 घंटे बोले दोनों मिलकर के। और क्या बोले, ये नहीं कह रहा कि स्वामी के तथ्य गलत है, उन्होंने ये बोला कि स्वामी को यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट के बाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग का कोई अधिकार नहीं है, और इसीलिए लक्ष्मण रेखा बांधी है पुराने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, उसको पार नहीं की जा सकती है। पहले जस्टिस गंगुली ने कहा, देखो सीता लक्ष्मण रेखा नहीं पार करती है तो रावण का वध कभी नहीं होता। और इसीलिए कई बड़े काम के लिए ऐसे नियमों को तोड़ना होता है। लेकिन मैंने कहा कि आप नियम नहीं तोड़ रहे, क्योंकि ये सारे वकील को पता नहीं, देखा नहीं या छिपाया। नरेंद्र मोदी का केस में सीबीआई का ट्रायल ही चालू हो गई थी, चार्जशीट की बात छोड़िए, और कोर्ट ने कहा कि ये जो रूल बनी है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं, एक संशोधन करते हैं, यदि कोई पिटीशन लाए उसको सुनवाई करने के लिए, उस पर सुनवाई करने के लिए हम तैयार होंगे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन लोगों ने केस डाली, वही इनके खिलाफ पर फंस गई, और ये मेरे लिए फायदेमंद। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर्स रिजर्व किए हैं। हो सकता है कि वो लोग कहते हैं 15 नवंबर और 20 नवंबर के बीच में फैसला आएगी, और यदि वो फैसला आएगी, जैसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हो जाएगी, तो उसी दिन इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और 3 तारीख को इसके नाम पर हम वारंट जारी करवा देंगे। चिदम्बरम का जो बैंक अकाउंट में पैसा है विदेशों में 50,000 करोड़ है। हाँ, इससे ज्यादा सिर्फ सोनिया गांधी का है जो 1 लाख करोड़ है। मेरे पास चिदम्बरम भेजने की खबर आने के बाद, चिदम्बरम जेल जा सकता है ऐसी बात आने लगी अखबारों में, तो मेरा एक मित्र है, वो एक दिन मुझे परसों ही मिलने आया, कहा कि जेल का सुपरिटेंडेंट जो है, जो तिहाड़ जेल का, वो आपके बारे में कंप्लेंट है। मैंने कहा क्या है? कहते हैं वो बावर्ची बिगड़ गया है कि स्वामी सिर्फ मद्रासियों को अंदर दिख रहा है।
और ये सब आकर इडली डोसा वड़ा मांग रहे हैं और मैं जानता नहीं हूँ। मैं कहा कि उसको थोड़ा सब्र करने बोलो, क्योंकि एक इटालियन आएगी तो इसको पिज्जा और स्पैगेटी बना। देखिए बुरा क्यों है करप्शन? ये नहीं कि चिदम्बरम ने पैसा बनाया, राजा ने पैसा बनाया, वो तो मैं जानता हूं किसने कितना बनाया। नुकसान हुआ 1,76,000 करोड़ का, जो अनुमान जो एस्टिमेट है मैं मानता हूं उसका। लेकिन रिश्वत है 60,000 करोड़। और राजा को मिलने के बाद उसको समझ में आई कि मैं तो नहीं रख सकता, तो मुझे बांटना पड़ेगा जिन लोगों ने मेरी मदद की। तो उसने सिर्फ 4,000 करोड़ अपने पास रखा। चिदम्बरम को 5,000 करोड़ दिया, करुणानिधि को 16,000 करोड़ दिया, क्योंकि करुणानिधि की 3 बीवी हैं तो थोड़ा ज्यादा दिया। और सोनिया गांधी को 36,000 करोड़ रुपया दिया। ये सारा काला धन जो है ये कहां जा रहा है? एक हिस्सा इंडिया में रहता है, एक हिस्सा हवाला के जरिए, जैसे वेंकटेश ने कहा, बाहर जाती है। और जैसे वेंकटेश ने अभी बताया आपको, ये पैसा बैंक में नहीं रहती है। आप जो पैसा आती है वो बैंक में थोड़ी दिन रखिए, फिर बैंक से निकालिए और गोल्डमैन सैक्स के पास चले जाइए, यूएस फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट के पास चले जाइए, मॉर्गन स्टैनली के पास चले जाइए। इनके पास जाकर इनके काउंटर में ये बोरी रखिए पैसा और अपना पासपोर्ट दिखाइए इंडियन और कहिए कि मैं इंडिया से हूं, मुझे पार्टिसिपेटरी नोट चाहिए। भारत सरकार ने इन तीनों को अधिकृत किया है पार्टिसिपेटरी नोट देने के लिए। और पार्टिसिपेटरी नोट एक कागज है, उसमें सिर्फ कितना पैसा आपने दिया वही छपा होगा और कुछ नहीं, नाम नहीं होगा, सीरियल नंबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसमें। उसको लेकर आप इंडिया आइए और रिजर्व बैंक को एक कॉपी दीजिए और कहिए कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो स्टॉक मार्केट में जाकर उसकी आप इन्वेस्टमेंट करिए, दाम बढ़ेगी ऊपर, क्योंकि इतने पैसा बाहर से आ रही है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चले जाएगी। और ऊपर जाने के बाद उसको बेच दीजिए, पैसे में आपको कैपिटल गेन्स मिलेगी। उसको लेकर आपको 30% टैक्स देना होगा और उसके बाद आप उसको डॉलर में रिजर्व बैंक कटिबद्ध है बदल के देने के लिए, क्योंकि पार्टिसिपेट नोट से किया, उसको लेकर आप विदेश जा सकते हैं। ये भी चिदम्बरम को पसंद नहीं आई, कहा कि ये क्या है 30% कैपिटल गेन्स टैक्स बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा कि जो भी पार्टिसिपेटरी नोट लेकर मॉरिशस आएगा, $1 कंपनी, सिर्फ $1 चाहिए मॉरिशस में कंपनी बनाने के लिए, $1 पेड अप कैपिटल की कंपनी बनाकर वो कंपनी आकर इन्वेस्ट करेगी, तो बेचारा मॉरिशस की मदद करने के लिए सारे कैपिटल गेन्स टैक्स माफ। सो जीरो है कैपिटल गेन्स टैक्स यदि पार्टिसिपेटरी नोट आप मॉरिशस से लाएंगे। इसीलिए आज मॉरिशस जितना अमेरिका इन्वेस्ट कर रही है हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, उससे 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। जिस देश में कुछ नहीं है, सिर्फ गैम्बलिंग कैसीनोज हैं, उस देश का ये हाल है कि वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है। ये सारा हमारे पैसे वहां से जाकर, इसीलिए ये स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है। मुझे किसी ने पूछा है कि स्टॉक मार्केट गिर गई, क्या कहना है? मैंने कहा कभी भी गिरेगी, कभी भी ऊपर आएगी। आज हमारे देश की स्टॉक मार्केट रिग्ड मार्केट है, ये नेचुरल मार्केट नहीं है। हमारे मिडिल क्लास पसीना निकल रही है, परंतु वास्तविकता है कि चंद ऑपरेटर्स जो पार्टिसिपेटरी नोट्स में काम करते हैं उसको ऊपर नीचे जाने पड़ते हैं। तो आपका स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेड़ागर्क हो गया है। दूसरा है कि ये पैसा, क्योंकि आपने एक नया नियम बना दिया है मनमोहन सिंह सरकार ने कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग अलाउड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज। आप खरीद सकते हैं पहले से दाम बता करके, हम इस दाम पर खरीदेंगे, किसान बड़े खुश हो जाता है, दे देता है, तो उसको लेकर वो गोडाउन में रख देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। मार्केट में शॉर्टेज, दाम बढ़ जाता है।
हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी बढ़ रही है 8-9% में, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है 16% में। अब 8-9% पर अपनी जीडीपी बढ़ रही है, जिसके माने पूर्ति माने सप्लाई भी बढ़ रही है, नए नए प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन दाम फिर कैसे बढ़ सकती है? हम तो प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, हम तो पढ़ाते हैं कि सप्लाई बढ़ेगी तो दाम घटेगी, परंतु इंडिया का इकोनॉमिक्स बिल्कुल उल्टा ही है। दाम भी बढ़ रही है, ये काला धन के कारण। कल हो जाए रेट जमाखोर के, इसमें दाम कम हो जाए, और कर नहीं सकते क्योंकि ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। और टैक्स लगाएंगे ऊपर, कहते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे क्योंकि विदेश में क्रूड ऑयल बढ़ गई, पर क्रूड ऑयल सब करके रिफाइनिंग करके पेट्रोल पंप की कमीशन के भी देख के 26 रुपया बनता है, तो 75 रुपया कैसा हो गया है? ये सारे टैक्सेस हैं। उसमें जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक एजुकेशन टैक्स भी डाली थी 3% की, वो 1 रुपया एजुकेशन नहीं जाता, सब बैंक हमारे बजट की घटा भी जाती है। तो एक तो ये हो गया कि आपका पैसा विदेश में जाकर आपके स्टॉक मार्केट को बिगड़ रही है, दूसरे आपके देश में इन्फ्लेशन पैदा कर रही है, और तीसरा वो क्या होता है, ये काला धन से क्या करेंगे? विलासी वस्तुओं खरीदेंगे, मर्सिडीज 6 खरीदेंगे, BMW खरीदेंगे, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, प्रॉपर्टीज की दाम बढ़ेगी, एक कमरे में एयर कंडीशनर होगा, बाथरूम में भी एयर कंडीशनर होगा। ये सारे विलासी वस्तुओं को खर्च होने के कारण क्या होता है कि रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट रेट जो है इस विलासी वस्तुओं की उत्पादन की इंडस्ट्री में बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टर सोचता है कि मैं क्यों कपड़ा बनाऊं, मैं क्यों आम जनता की उत्पादन करूं, जहां मुझे 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, यहाँ 30% 35% मिल रही है, तो हमारी पूंजी वहां से हटकर इस विलासी वस्तुओं के प्रोडक्शन पर आ जाती है। 70% हमारी आज इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विलासी वस्तुओं के उत्पादन में जा रही है। 5 स्टार होटल्स इसीलिए इतने बिजनेस कर रहे हैं, सब काला धन का चमत्कार। तो काला धन ऐसी करती है, और आप जब भेजते हो तो हवाला के जरिए भेजते हो, हवाले वाले सब पाकिस्तान वाले हैं, और इसीलिए पाकिस्तान को पता है कौन सा मंत्री का कितना पैसा जमा है किस बैंक में, और इसीलिए ब्लैकमेल होते हैं। ऐसी जानकारी मिल जाए तो ब्लैकमेल होंगे। तो इसीलिए ये हर तरीके से, और अल्टीमेटली करप्शन के कारण जो क्वालिटी मिलती है वो भी गंदा है। रोड में आप टेंडर निकालते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार होती है। किसी को पहले से तय होता है कि तुम इतना पैसा दो, तुम्हें टेंडर दे दूंगा, और वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल डालती है, और एक बारिश में सड़क उड़ जाती है। मंत्री भी खुश क्योंकि अगले साल भी फिर टेंडर निकाल सकते हैं नया सड़क बनाने के लिए। तो ये हमारे देश में आज जो सब स्टैंडर्ड गुड्स आ रहे हैं, ये सारा कारण इसके लिए पुलिस की भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते। बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है वही भी काम होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको रोक लगानी पड़ेगी, और इसलिए उपाय ढूंढने की आवश्यकता है। तो उपाय या समाधान 2 प्रकार है, एक है अल्पकालीन का और दूसरा है दीर्घकालीन का। अल्पकालीन में नए तरीके से करने से भ्रष्टाचार चली जाती है। अब एक जमाने में था कि स्टेशन मास्टर को, टिकट कलेक्टर को, वो रिजर्वेशन क्लार्क को, सबको पैसा देना होता है, नहीं तो आपकी रिजर्वेशन नहीं होती थी। फिर कंप्यूटर्स आए, और कंप्यूटर्स के लिए हमें वास्तव में आज राजीव गांधी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसकी हंसी मजाक हुई, परंतु फिर उसने फिर भी जिद करके बुलाए। उसकी बीवी उनको भूल सकती है, और जिन लोगों ने मारा है उनको छोड़ने के लिए भी बोल सकती है, परंतु मैं तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इन्होंने ये जो सेवा की है कि जो कंप्यूटराइजेशन लाए, इस कारण से आज रिजर्वेशन टिकट्स में है ही नहीं कि बराबर, थोड़ा कुछ होता है बट बराबर नहीं कि बराबर। या आप ई गवर्नेंस में फॉर्म्स के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट आउट घर में ही कर लीजिए, उसमें भी हो सकता है। FIR फाइल करने के लिए कंप्यूटर से हो सकता है, और ये मार्च 15 तक सब हो जाएगा।
तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी, आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। नहीं तो आज पुलिस वालों को पैसा दिए बिना वो FIR नहीं रजिस्टर करेगा। तो ऐसे एक शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं और कर सकते हैं। या जैसे अन्ना हजारी कहते हैं कि नए कानून लाओ। मैंने अपने साथियों को कहा कि देखो, रामदेव तो पब्लिक को जुटा रहे हैं, उनकी पद यात्रा में लोग बड़ी भीड़ में आ रहे हैं। रामलीला में भी देखा कितने लोग, आम जनता आती है, उसकी हम सराहना करते हैं। और अन्ना हजारे ने एक जन लोकपाल बिल लाई, कहते कि इस नया कानून आ जाएगा तो सब हो जाएगा। और उस कानून में मैंने पढ़ा है, एक ही बात उसमें पसंद है, बाकी सब मैं उसको मामूली समझता हूँ। वो है कि एक लोकपाल को अधिकार दी जाए कि वो सैंक्शन किसी से नहीं मांगेगा। वो सीधा CBI को बोल सकता है कि देखो आई है अर्जी, इस पर जांच करके मुझे रिपोर्ट दो। हांगकांग में यही हुआ, उसका नाम था इंडिपेंडेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उस कारण से हांगकांग जो सबसे भ्रष्ट देश माना जाता था 10 साल में, सबसे एशिया में सबसे शुद्ध देश आज माना जा रहा है। अमेरिका में भी है इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर। जब क्लिंटन का वो महिला के साथ प्रॉब्लम हो गया था, मोनिका लेविंस्की, तो एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट ने नियमित किया और उसने इतनी जांच की, उसकी इतनी बेइज्जती की। तो इंडिपेंडेंट, हमारे वाटर गेट में भी एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर था जिसने सारा टेप्स निकाला था। तो ऐसा वो आ जाए तो अच्छा है। पर तो हम लोगों ने कहा कि कितना देर हम इंतजार करेंगे, ये तो धोखा देने वाले हैं। ये कांग्रेस वाले कभी मानेंगे अन्ना हजारे की बात को? वो तो उनको ऐसे ही टालते रहे और उसके अंदर भी फूट पैदा कर दी उन्होंने। तो हमने कहा कि जो आज की कानून है उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। और मैंने 2G में कर दिखाया कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी पावर है कि हम जा करके आज भी लोगों को सजा दिला सकते हैं। और इन सब को सजा दिलाने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सोने वाला नहीं हूं जब तक ये सब अंदर जाएंगे। अभी तक मद्रासी गए तो अगला बारी तो एक पंजाबी का है, मुरादाबाद से है, उसका नाम है रॉबर्ट गुड्रा। अभी तक तो वो दामाद है, पता नहीं अगला महीना दामाद रहेगा कि नहीं, क्योंकि मामला गड़बड़ है वहाँ। वो प्राइवेट मामला मैं नहीं पता, परंतु कुछ मामला पकड़ा है वहाँ। सोनिया गांधी के बारे केस के लिए भी मुझे चिंता होती है, क्योंकि जो बीमारी उसकी है पता नहीं कितना दिन रहेगी। डॉक्टर तो उसको 7 महीने देते हैं, तो भगवान तय करेगा कौन कितना दिन कौन रहेगा। लेकिन डॉक्टर के जो उन्होंने उनकी इलाज की, उसको भी कितना रहस्य किया, क्या इसमें रहस्य होने की बात। परसों तक कह रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक हो गई, अब उत्तराखंड से शुरू करने वाली है बड़ी अभियान। और कल क्या बोला जनरल सेक्रेटरी, वायरल हो गए। वायरल है तो आइनोसिन लेकर या कोई सेरेडॉन लेकर जाकर शक्ल तो दिखाना चाहिए था। वायरल नहीं हुई, उल्टा दोबारा अमेरिका जाना पड़ रहा है। ये इसमें रहस्य क्यों रखना है? उससे ही आपको पता लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है। एनीवे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश की बनाने वाली बात है या बिगाड़ने वाली बात है। ये 2G में सारे अपराधियों को पकड़कर जो पैसा लिया है उस सबको जब्त करना, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके और सारे तिजोरी में डालकर तभी नहीं मारना। अभी जो विदेश में 70 लाख करोड़ रुपए जमा हुए, कैसे लाएंगे? सरकार तो तैयार नहीं है। जर्मन सरकार ने देखा कि हमारे सारे ऑफिसर्स, लिechtenstein जो बगल के देश है उसमें एक सीक्रेट बैंकिंग है, उसमें वो पैसा जमा करना है। तो उन्होंने लिechtenstein को बोला कि हमें दो डिटेल्स। लिechtenstein नहीं, ये तो हमारा बिजनेस, हम कैसे करेंगे? वो फिर जर्मन गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है। जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर था उस बैंक का, उसको रिश्वत दे करके सारा CD में उनका सारा जानकारी ले लिया। फिर उसने
उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट ने बांटा, क्योंकि उन्होंने देखा अनेक देशों का है और 24 देशों का लोगों का पैसा जमा है, तो उन्होंने छांटा और ये 24 देशों को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आपके देश के नागरिक इसमें इलीगल बैंक अकाउंट रखें और इसलिए ये जानकारी हमको भेज रहे हैं, सीडी के साथ भेज दी। 23 देशों ने वापस चिट्ठी लिखी, हाँ हमें नाम दीजिए। एक देश ने नहीं किया तो शर्म आ गई, वो था हिंदुस्तान। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लिस्ट लेकर आओ। अब लिस्ट लेकर आए और तो कहते हैं अभी दिखा नहीं सकते, हमारी कोई संधि का मामला है। ये कौन सी संधि का मामला है? ये जर्मनी ने तो रिश्वत दे करके लिया है और कहा खुलो हम कि आपको भी हम देने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार से अब फ्रांस ने 783 नाम दिए हैं हांगकांग शंघाई बैंक में जमा करके, उसका भी नाम कहते हैं नहीं, जब केस रजिस्टर होगा तब नाम पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सबका नाम है, केस रजिस्टर होने तक नई सरकार आ जाएगी और वो इनके साथ सांठगांठ में नहीं है तो निश्चित तौर पर सारे 783 पहले दिन ही बता देंगे। लेकिन हमने ये सब बैठ करके तय किया कि एक रास्ता और है, वो है कि हम जाएंगे सीबीआई के पास और कहेंगे कि एक एफआईआर रजिस्टर करो कि हिंदुस्तान का पैसा इलीगली विदेशों में है और इसीलिए ये एफआईआर, क्योंकि एफआईआर तो ऑफेंस माने अपराध पर रजिस्टर होती है, नाम का जरूरी नहीं होता है। अपराध है कि आप बैंक विदेशों में हमारे हिंदुस्तानियों को पैसा है और वो अपराध सिद्ध हो गई क्योंकि जर्मनी ने प्रूव कर दिया है, भारत सरकार ने प्रूव कर दिया है कि अब वो केस डालने वाले हैं फ्रांस का। तो इसीलिए आप एफआईआर रजिस्टर करिए कि इस अपराध के लिए, और ये कहिए अगेंस्ट अननोन पर्सन्स, ये कर सकते हैं पुलिस। और रजिस्टर होने के बाद फिर मैं कोर्ट में जाऊंगे, हम जाएंगे और एक लेटर रॉगेटरी लेंगे, जो सहायता मांगने की लेटर होती है, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को देती है, उसको लेकर स्विट्जरलैंड जाएंगे। और स्विट्जरलैंड में मेरे विद्यार्थी लोग आजकल बड़े अच्छी जगहों में हैं और उनसे संपर्क करके हम ये सारा लेकर आएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि स्विट्जरलैंड ने अमेरिका के दबाव में एक नया कानून पास किया, पॉलिटिकली अफेक्टेड है और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स। यदि आप कोई पॉलिटिशियन के नाजायज बैंक अकाउंट है दिखा देंगे तो वो फ्रीज करने के लिए तैयार है, जैसे उन्होंने मुबारक का फ्रीज किया, जैसे उन्होंने गद्दाफी का फ्रीज किया, ऐसे ही वो सोनिया गांधी का भी फ्रीज कर सकते हैं। तो ये काम हम करने वाले हैं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में लोग निराश ना हो, क्योंकि हमारे देश के लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। मैं इमरजेंसी में लड़ रहा था तो कहते थे ये तो कब कैसे जाएगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसे ही चल रहा है। लेकिन और मुझे ये पूछते थे ये इमरजेंसी जाएगा कैसा, मुझे नहीं पता था कैसे जाने वाला है। लेकिन एक दिन इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दी, वो खुद हार गई उस इलेक्शन में। ये मुझे कैसे पता था? मैं पता होता और बोलता तो लोग कहते ये पागल है, कहता कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी खुद हटा देगी और खुद हार जाएगी, ये कैसे होगा? तो घटनाएं होते हैं, वो भगवान करता है। हमें तो निराश नहीं होते हुए अपनी जो कर्तव्य है उसको पूरा करना है। इसीलिए सबको शपथ लेना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे और शुरू में जो ऊपर का भ्रष्टाचार उसका ही विरोध करना है। ये छोटा भ्रष्टाचार सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि गंगोत्री वहां बैठी है और गंगोत्री के कारण जब वहां शुद्ध होगा तो नीचे नीचे। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये हमारे देश में ऐसा हुआ कैसा? जो सबसे ईमानदार देश था वो इतना भ्रष्ट कैसे हो गया कि दुनिया भर में कहते हैं हिंदुस्तानियों को कभी भी खरीद सकते हैं। ये टेररिस्ट भी ऐसे कहते हैं, कसाब भी ऐसे ही कहता है, अरे हिंदुस्तानी को तो हम खरीद सकते हैं। ये हुआ क्योंकि हम लोग पैसे के लालच में आ गए। ये हमारी संस्कार नहीं है।
जब दो महर्षि बैठकर के फैसला की कि समाज की रचना कैसे होनी चाहिए, एक का नाम भृगु और दूसरे का नाम ऋषि भारद्वाज। इन दोनों ने ये कहा कि समाज में स्थिरता लाने के लिए जो सत्ता के अनेक अंग हैं उनको अलग कर देना चाहिए, विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। और भृगु ने कहा कि सत्ता के 4 अंग हैं, एक है विद्या ज्ञान, दूसरा है शस्त्र, तीसरा है धन और चौथा है जमीन। तो ये 4 जो हैं ये किसी एक से ज्यादा किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है विद्या है उसके पास शस्त्र नहीं होगा, उसके पास धन नहीं होगा, उसके पास जमीन नहीं होगा। जिसके पास शस्त्र है वो नीति नहीं तय कर सकता है, न्याय के दंड नहीं दे सकता है। वो जो ज्ञानी हैं उनके पास जाकर सलाह लेना होगा। जिसके पास धन है वो जितना दान करता है उस पर उसकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, और समाज में प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा उनकी होगी जो ज्ञानी है और जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई धन, कोई शस्त्र नहीं है, कोई जमीन नहीं है। ये बात मुझे पहले जची जब मैं विद्यार्थी बन के अमेरिका गया और मुझे अमेरिकन क्लासमेट ने कहा कि ये बताइए कि आप हिंदुस्तानियों ने महात्मा गांधी को नेता कैसा माना। मैंने कहा क्यों, क्या आपत्ति आपकी? वो तो आधा नंगा है, उसके पीछे कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा आपके देश में, इसलिए हमारे देश में नेता को सूट बूट चमकता हुआ जूता, मैंने आपके धार्मिक गुरु से, हमारे धार्मिक गुरु भी जैसे पोप देखिए, डायमंड रूबी सिल्क का कपड़ा। हमारे देश में जो साधु सन्यासी हैं वो सब भगवा पहन के घूमते हैं। महात्मा गांधी भी एक रंगोली पहन के घूमते थे और हम सब उसके पीछे जाते थे। तो ये त्याग का जो एक मूल्य था वो सनातन धर्म में है। सनातन धर्म ने कहा है कि भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, दोनों का मेल होना चाहिए, सम्मिश्रण होना चाहिए, उनका समन्वय होना चाहिए। ये है सनातन धर्म। ये जो पैसा ही समय आपकी समाज में प्रतिष्ठा तय करेगी, ये भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है। जब सीबीआई ने शाहिद बलवाज को समन भेजा तो शाहिद बलवाज चिट्ठी में लिखता मैं फोर्ब्स का बिलियनर लिस्ट में हूं, आपने कैसा हिम्मत किया समन भेजने के लिए। पर ऑफ कोर्स अब ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया तो इसकी पूरा इंतजाम हुआ, वो पसीना खा रहा है, मच्छर मार रहा है। पैसे के आधार पर कभी समाज में प्रमुख प्रतिष्ठा नहीं बन सकती, वो समाज डूब जाएगी। और जो पैसा बनाते हैं वो सुखी भी नहीं होने वाले। ये क्या बात है कि हॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स हिंदुस्तान आई शूटिंग के लिए, उसको एक आश्रम में ले गए। स्वामी जी ने पूछा क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ? उन्होंने कहा मैं इतनी पैसा मैंने बनाई परंतु मैं दुखी हूँ। तो उन्होंने उनको फिर प्रवचन दिया भगवद गीता, और 4-5 दिन के बाद वो गई वापस अमेरिका में और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, पति को भी हिंदू धर्म में। ये जो एप्पल का स्टीफन जॉब लफंगा था, एक दिन आ गया वाराणसी में और नीम करोली बाबा के आश्रम में गया, परिवर्तन हो गई, वापस गया, चमत्कार दिखाई उसने, आईफोन बनाया, आईपैड बनाया, आईपॉड बनाया। वहां तो आजकल हमारे यहां से स्वामी जी जाते हैं, वहां आश्रम लगाते हैं और भीड़ लगी हुई है। यहां भी भीड़ है। श्री रविशंकर के इसमें देख लीजिए, स्वामी रामदेव का देख लीजिए, आसाराम बाबू का देख लीजिए, सारे हमारे साधु संतों के आश्रम विदेशी और भी अमीर विदेशी सब वहां है, वहां भी है। यहाँ तक मैं हर साल जाता हूँ हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए, टेलीफोन डायरेक्टरी में मेरा नाम आ जाती है और देखते हैं स्वामी है तो इसके पास जाओ। और जब मैं नाना कहता हूँ समझते हैं मैं ज्यादा फीस चाहता हूँ, इसलिए डबल फीस। ये क्यों है? मनस की शांति पैसे से, सिर्फ पैसे से नहीं मिलने वाली है। और जिस समाज में पैसे के आधार पर समाज की प्रतिष्ठा बनेगी वो भ्रष्ट होना स्वाभाविक है।
और इसीलिए हमें उन मूल्यों के पास धीरे धीरे वापस जाना चाहिए। तो सनातन धर्म की बताई हुई रास्ते, पैसा बनाना बुरा नहीं है, परंतु ये जो लालच है वो बुरा है, और समाज में उनको प्रतिष्ठा देना ये बुरा है। तो ये जो मूल्य वापस आएगी तो दीर्घकालीन में भी हम दोबारा वैसे जैसे पहले थे स्वच्छ समाज बन सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।